हे राइज एंड शाइन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। एंड आई एम बैक विद द सेकंड पार्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या पढ़ा था कि रेवोल्यूशन क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, उस वक्त फ्रांस की सोसाइटी किस तरीके से ऑर्गेनाइज थी और टैक्सेस कितने टाइप के थे। आज हम पढ़ेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के कोजेस क्या रहे थे। सो फर्स्ट कोज था डेस्पोटिक रूल ऑफ लुइस 16। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डेस्पोटिक शब्द का क्या मतलब है। डेस्पोटिक शब्द का मतलब है क्रूरतापूर्ण शासन, किसका? लुइस 16 का। अब लुइस 16 कौन थे? लुइस 16 बर्बन फैमिली से थे, जो रूलिंग फैमिली थी उस वक्त फ्रांस की, और ये रूलर बने थे 1774 में। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये थे लुइस 16। इन्होंने शादी की थी किससे? मैरी एंटोनाइट से, जो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। आप इस मैप में देखिए, जो ग्रीन शेडेड एरिया है वो है ऑस्ट्रिया और जो ऑरेंज शेडेड एरिया है वो है फ्रांस। अब अ 20-year old किंग फाउंड द ट्रेजर एम्प्टी। अब जब ये 20 साल का राजा शासन पे बैठता है तो ये क्या देखता है कि इसके राज्य का जितना राजकोष है वो बिल्कुल रिक्त, दैट इज़ बिल्कुल खाली है। अब बच्चों क्या सोचेगा? वो सबसे पहले यही सोचेगा कि भाई खाली क्यों है। खाली होने के रीजंस क्या थे? पहला रीज़न था कि लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर। ठीक है, लंबे ईयर्स, काफ़ी लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड किसके? वॉर का। किसके साथ? फ्रांस ने 13 अमेरिकी कॉलोनीज़ की मदद की थी उनकी स्वतंत्रता वॉर में, जो किसके अगेंस्ट थी? ग्रेट ब्रिटेन के। इस वॉर का नतीजा फ्रांस के लिए क्या निकला कि फ्रांस ने 1 बिलियन लाइवर का उधार लिया, जो कि इंटरेस्ट, दैट इज़ ब्याज के साथ हो गया 2 बिलियन लाइवर। अब व्हाट इज़ लाइवर? लाइवर थी उस वक्त फ्रांस की करेंसी। अब आप ये शेडेड एरिया देखिए, ये जो शेडेड है, ऑरेंज शेडेड एरिया है, डार्क ऑरेंज शेडेड, ये हैं वे 13 कॉलोनीज जिसकी हेल्प की थी फ्रांस ने। आप ये पैलेस देखिए, ये पैलेस वर्साइल का है, बहुत खूबसूरत पैलेस है, बहुत बड़ा पैलेस है, और इस पैलेस को मेंटेन करने का जो उस वक्त खर्चा आता था वो बहुत ज़्यादा था, और वो कहाँ से जाता था? वो राजकोष से जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बना था फ्रेंच की जो ट्रेजरी थी खाली होने में। नाउ अब फ्रांस का जो किंग है लुइस 16 क्या डिसाइड करता है कि वो देखता है कि उसे जो राज्य की ट्रेजरी है खाली है। अब वो क्या करेगा? सिंपल सी बात है बच्चों, वो क्या करेगा? वो सिंपल सी बात है, वो पैसा अर्न करने की सोचेगा। और एक राजा को पैसे कैसे मिलते हैं? एक राजा को पैसे मिलते हैं टैक्सेस के तौर पे। तो वेरी सिंपल, वो क्या करेगा? वो डिसाइड करेगा अपने टैक्सेस बढ़ाने को या फिर एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस करने को। तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं टैक्सेस बढ़ाऊंगा, जिसका सीधा साधा मतलब आया कि थर्ड एस्टेट को और ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि सिर्फ थर्ड एस्टेट ही टैक्स देता था, बाकी 2 एस्टेट नहीं देते थे। दूसरा कॉजेस क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन का? कि डिवीजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी इन 3 एस्टेट। 3 एस्टेट में फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड थी, नोबेलिटी, क्लर्जी एंड मिडिल एंड पुअर क्लास। ये तीनों, ये जो डिवीज़न था ये बहुत बड़ा कारण बना था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, बिकॉज सारी की सारी जिम्मेदारियां, सारे के सारे स्ट्रगल, सारी चीज़ें किस पे थी? थर्ड एस्टेट पे। और जो अपर 2 एस्टेट थे वो लग्जूरियस लाइफ जीते थे, फुल टू लग्जूरियस लाइफ। फोर्थ कोर्स जो बना था वो बना था इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास। इमर्जेंस से पहले हम ये जानते हैं मिडिल क्लास थी क्या। मिडिल क्लास 18th सेंचुरी का एक सोशल ग्रुप था, एक सामाजिक समूह था लोगों का, जो अपनी अर्निंग कैसे क्या करता था? ओवरसीज ट्रेड से, और या फिर वुलन और सिल्क की मैन्युफैक्चरिंग करके। अब इस मिडिल क्लास का रोल क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, ये लोग एजुकेटेड थे। मिडिल क्लास है तो एजुकेटेड क्लास थी ये, और ये बिलीव करती थी कि कोई भी ग्रुप सोसाइटी में, किसी भी समाज में कोई भी ग्रुप जन्म से ही प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, किसी को जन्म से ही कोई विशेष अधिकार नहीं मिला होना चाहिए। उनका सिंपल सा फंडा था कि किसी भी बंदे की किसी भी समाज में सोसाइटी उसकी काबिलियत देख के डिसाइड की जानी चाहिए, ना कि वो स्थान देख के जहाँ पे उसने जन्म लिया है, ना कि वो जात देख के जिस जात में उसने जन्म लिया है। तो वो सिंपल सा क्या बिलीव क्या करते थे कि एक ऐसा समाज जो किस पे आधारित हो? इक्वल लॉस, दैट इज सामान्य कानून,
फ्रीडम, स्वतंत्रता एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, जहाँ पे हर इंसान को बराबरी का अवसर मिले। अब ये जो आइडियाज़ थे, इन आइडियाज़ ने ही फ्रांस की हेल्प की थी अपने सपनों को रियलाइज़ कराने में, और नॉट इवन फ्रांस, अदर कंट्रीज़ को भी इंस्पायर किया था कि उठो, जागो और अपने अधिकारों के लिए लड़ो। फिफ्थ कॉज जो था वो था रोल ऑफ फिलोसफर्स। इस वक्त फ्रेंच सोसाइटी में फिलोसफर्स जो थे वो भी बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रहे थे, और फिलोसफर्स से बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस भी हो रहे थे, बिकॉज ये लोग बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं। तो उस वक्त वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिलोसफर थे जॉन लॉक, जिन्होंने अपनी किताब लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इन्होंने क्रिटिसाइज्ड किया था, अवहेलना की थी किस चीज़ की, जो डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट होते हैं किसी भी रूलर के। ओके। दूसरे थे जीन जैक रोशू। इन्होंने अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा था कि जो कोई भी सरकार की फॉर्मेशन होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे, दैट इज़ लोगों के बीच में और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एक सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। थर्ड वन थे मोंटेस्क्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। इन्होंने अपनी बुक में क्या लिखा था कि जो सरकार की पावर है उसको हम सिंपल सा काम करते हैं, हम उसको डिवाइड कर देते हैं। अगर कोई चीज़ का डिवीजन हो जाएगा, वो बट जाएगी, तो एक तरीके से थोड़ी वीक भी होगी और अपने काम तक लिमिटेड ही रहेगी। तो उन्होंने किस किस में रिकमेंड किया था डिवीजन? लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में एंड जुडिशरी में। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों वो होगा आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, कि कैसे, हमने कारण पढ़ लिए, हमने फ्रांस पढ़ लिया कैसा था उस वक्त, अब ये रेवोल्यूशन हुआ कैसे, क्या इंसिडेंट रहे, किन दिनों में, किस वजह से कि फाइनली लोगों का गुस्सा टूट पड़ा सरकार पे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके राइज एंड शाइन, बाय, टेक केयर।